अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स का मॉडल पेपर फर्स्ट ईयर का बेस्ड ऑन द स्मार्ट और रिड्यूस सिलेबस इशूड बाय द पेक्टा। इससे पहले मैं दो वीडियोस बना चुका हूं। मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर सॉल्व किया था और साथ कंप्यूटर साइंस का। तो फिजिक्स काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफी स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है और इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो काफी मुश्किल होते हैं, स्टूडेंट काफी एलर्जिक होते हैं उनको करने के लिए। तो इसकी सीक्वेंस ऐसे होगी कि सबसे पहले हम रिड्यूस सिलेबस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, फिर पेयरिंग स्कीम को डिस्कस किया जाएगा कि हर चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग आने हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रॉपर हम ऑब्जेक्टिव टाइप वाला पोर्शन करेंगे, फिर सब्जेक्टिव टाइप वाला। और यहां पर मैं बताता चलूं कि मैं पूरा पेपर इंशाल्लाह सॉल्व करूंगा, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उनका जो थ्योरेटिकल कंटेंट होगा उसमें मैं हाईलाइट कर दूंगा कि आपने हर लॉन्ग क्वेश्चन में क्या लिखने हैं और ये कहां से लिए गए हैं। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह मैं सॉल्व करूंगा। तो वीडियो को जरूर देखें और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो जरूर मेंशन कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। और जिसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि दिसंबर टेस्ट जारी हैं, दिसंबर टेस्ट खत्म होने के फौरन बाद आप उनको देखिएगा। और मेरा इंशाल्लाह प्लान है कि दिसंबर टेस्ट जो आप लोगों का हुआ है उसका सोल्यूशन भी अपलोड करूं, स्पेशली जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा मेरा प्लान है कि गेस्ट पेपर्स भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा जो कि आपको एनुअल एग्जाम 2026 में काफी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो टॉपिक्स मेंशन्ड हैं ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इनको डिलीट कर दें, इन पर क्रॉस लगा दें। चैप्टर 1 में से 1.1 1.2 टॉपिक्स नहीं आ रहे, ये इन पेजेस पर हैं। और एक्सरसाइज के ये एमसीक्यूज नहीं आ रहा है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे, और ये सीआरक्यूज नहीं आ रहा है। सीआरक्यू कैसे कहते हैं? कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं एक तरह के, ये नहीं आ रहे। और ये लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आ रहे, यानी 1.3 का बी पार्ट नहीं आ रहा, और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे। तो जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर टॉपिक मेंशन्ड है, ठीक है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। चैप्टर 2 में से जो फोर्स एंड मोशन का है, ये वाले टॉपिक्स नहीं आ रहे, इन पेजेस पर है। एमसीक्यूज, शॉर्ट, सीआरक्यूज, कंप्रिहेंसिव और साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये हर चैप्टर के मेंशन्ड है। मैं ये गो थ्रू कर रहा हूं, आप देख लें और इनको रिमूव कर दें, इन पर क्रॉस लगा दें, ठीक है ना, ताकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता हो कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। चैप्टर 6 में देख लें, ये वाली चीजें नहीं आ रही, और चैप्टर 7 में ये वाली चीजें नहीं आ रही। चैप्टर 8 में देखें, ये नहीं चीजें नहीं आ रही आपकी, ठीक है। काफी लेंथी सिलेबस है मेरे ख्याल में फिजिक्स का। अगले साल जब लोग पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा कंटेंट इसके अंदर है। और यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आगे बताता हूँ जब हम पेयरिंग स्कीम देखेंगे। तो ये देखें, ये चीजें नहीं आ रही, ये टॉपिक्स नहीं आ रहे, और एक्सरसाइज का ये पोर्शन नहीं आ रहा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये नहीं आ रहा, और ये जो है एक्सरसाइज की चीजें मिसिंग है। और लास्ट चैप्टर में ये वाले टॉपिक्स नहीं आ रहे, और ये एमसीक्यूज और शॉर्ट, सीआरक्यूज, न्यूमेरिकल नहीं आ रहे। अब हम करते हैं पेयरिंग स्कीम फिजिक्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 17 आएंगे, सब्जेक्टिव टाइप के 68 और टोटल मार्क्स है 85। 3 घंटे का पेपर होगा, 20 मिनट के एमसीक्यूज होंगे और 2 आवर 40 मिनट्स का होगा सब्जेक्टिव पार्ट। तो अगर हम पेयरिंग स्कीम को डिटेल से देखें तो पार्ट 1 है जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। ये जो चैप्टर है 1 2 3 4 6 8 11, इन सारे चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू आएगा। और जो चैप्टर है 5 7 9 10 12, हर चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो 10 एमसीक्यूज इन चैप्टर में से, हर में से 2, और यहां से एक एक एमसीक्यू आएगा। तो टोटल बन गया 17। जो पार्ट 2 है जो कि सब्जेक्टिव है शॉर्ट क्वेश्चंस का, हमें क्वेश्चन 2 में 12 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे और हमने करने कितने? 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन will be asked from the content of the text book। यानी कहने का मतलब है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो जरूरी नहीं कि एक्सरसाइज में से आए। एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है, वो मैंडेटरी है, लेकिन अंदर से भी पढ़ना है। और ये कहां से लिए जाएंगे? जो चैप्टर 1 2 है, हर चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और 3 और 4 में से हर चैप्टर में से 4 आएंगे। इसी तरह जो क्वेश्चन 3 है, इसमें भी हमने 8 करने आउट ऑफ 12, और चैप्टर 6 और 8 में से हर चैप्टर में से 2 आएंगे, और चैप्टर 5 और 7 में हर चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होंगे आउट ऑफ 9, जिसमें से चैप्टर 9 और 10 दोनों में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी 6 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से बन गए, और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा चैप्टर 11 से, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 12 से। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 3 है सब्जेक्टिव पार्ट, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट चीजें की हुई हैं, इसको पढ़ लेते हैं। 5 डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपने कितने करने हैं? कोई से 3, और हर लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर कितने होंगे? 8 8 3 are 24 टोटल मार्क्स होंगे इस सब्जेक्टिव पार्ट 3 के। ईच डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। यानी कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि जो एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन है वही आने हैं।
बल्कि चैप्टर के अंदर से भी पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। यू हैव टू बी मेंटली रेडी फॉर इट। ओके, इन दिस सेक्शन ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, यानी हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। जो पार्ट ए होगा इट मे बी आस्क्ड फ्रॉम एनी चैप्टर, और पार्ट ए के मार्क्स कितने हैं 5 और पार्ट बी के मार्क्स कितने हैं 3 मार्क्स, तो टोटल कितने हो गए 8। तो इन तीनों चैप्टर्स में से 2 पार्ट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इन चैप्टर से बन के आ रहा है, 4, 5, 6, और नॉर्मली इन जर्नल ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 7 और 8 में से आएगा। आप देखें यही 2 चैप्टर, तो एक में पार्ट ए आएगा, दूसरे में पार्ट बी आएगा। क्वेश्चन 8 में देखें 9, 10 में से आए, तो 2 चैप्टर्स हैं, एक में से पार्ट ए आएगा, एक में से पार्ट बी। और क्वेश्चन नंबर 9 देखें 2 चैप्टर्स में से आ रहा है, एक में पार्ट ए आएगा, दूसरे में पार्ट बी। तो यहां पर एक चीज नोट करें, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 जो आ रहा है वो 2 चैप्टर्स में से आ रहा है। ठीक है, अब आपकी चॉइस है कि आपने इस तरह प्रिपरेशन करनी है कि शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन भी अच्छा हो जाए और लॉन्ग क्वेश्चन का भी अच्छा हो जाए। अब हम सॉल्व करते हैं मॉडल पेपर। तो करते हैं जी एमसीक्यू नंबर 1, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ फोर्स एंड एनर्जी, यानी न्यूमरेटर में फोर्स है, डिनोमिनेटर में एनर्जी है, तो डायमेंशंस इस रेशियो की निकालनी है। तो अब देखें ऊपर फोर्स है और नीचे एनर्जी है, तो आपको पता है एनर्जी का यूनिट जो है वो वर्क के बराबर होता है, तो हम इसको वर्क भी ले सकते हैं। अब हमें वर्क का फार्मूला पता है, W क्या होता है, F डॉट डी होता है, F डॉट डी। तो F से कैंसल, तो ये D क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल L, लेंथ वाली होती है ना, तो ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाके क्या बन जाएगा, D की पावर -1, और D की डायमेंशन होती है कैपिटल L, सो L की पावर -1 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके बजाय कि आप दोनों के डायमेंशन याद रखें और फिर कैंसल आउट करें, तो ये सिंपल फार्मूले को यूज करके आप कर सकते हो। द प्रोजेक्टाइल गेन्स इट्स मैक्सिमम हाइट एट एन एंगल, एंगल बताना है जिस पर हाइट मैक्सिमम हो। इस तरह रेंज का पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि रेंज और हाइट बराबर कब होती है, वो एंगल क्या होना चाहिए। तो इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अलमिया ये है कि पंजाब बोर्ड वाले जो है फार्मूला नहीं देते, उनको देना चाहिए ताकि स्टूडेंट रट्टे से आजाद हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। दुआ करें कि आगे इस तरह हो जाए। तो हाइट का फार्मूला होता है जी H इज इक्वल टू VI स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये होता है हाइट का फार्मूला। और ये हाइट मैक्सिमम तब हो सकती है अगर साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम हो, और साइन स्क्वायर थीटा कब मैक्सिमम होगा, जब हमारे पास साइन थीटा मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन की वैल्यू चेंज होती है फ्रॉम -1 टू +1। सो जब भी -1 और 1 के दरमियान वैल्यू हो उसका स्क्वायर लिया जाए तो आंसर 1 से छोटा आता है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। लिहाजा साइन मैक्सिमम पता है कब होता है, जब एंगल कितना हो 90 डिग्री, साइन 90 करेंगे 1 का स्क्वायर 1, और बाकी एंगल्स अगर आप पुट करेंगे तो आंसर 1 से छोटा आएगा, तब मैक्सिमम हाइट नहीं हो सकती। सो मैक्सिमम हाइट तब होगी जब एंगल कितना होगा 90, बिकॉज जो साइन 90 है ये मैक्सिमम वैल्यू देता है विच इज 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा हमारे पास। अदरवाइज बाकी एंगल्स में यहां पर 1 से छोटी वैल्यू आएगी, तो हाइट मैक्सिमम नहीं हो सकती। ओके, एमसीक्यू नंबर 3 में एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेक्स 10 रेवोल्यूशंस इन 2 सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब गिवन ऑप्शन में देखें तो पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है, तो ये देखें रेवोल्यूशंस पता है और टाइम पता है, तो फ्रीक्वेंसी होती यही है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर टाइम। सो 10 रेवोल्यूशंस है और टाइम कितना है जी, टाइम 2 सेकंड है, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड, इसी को हम हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है जी, तो 5 हर्ट्ज देखें कहीं है, यस यहां पर है, ये आंसर हमारा क्या हो गया, ठीक। तो अगर टाइम पीरियड निकालना है तो वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है 1/f। सो 1/, मैं क्या कर दूंगा 5, ये मुझे सेकंड में मिल जाएगा, और 1/5 कितना होता है 0.2 सेकंड। तो देखें कहीं 0.2 सेकंड है, कहीं भी नहीं है, ये 20 है, ये 2.0 है। ठीक है जी, सो एमसीक्यू नंबर हमारे पास 4 जो है, इफ एन एथलीट यूजेस 500 जूल ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट अ लोड इन 2 सेकंड, हिज मस्कुलर पावर इज। अब जो पावर होती है दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको पावर कहते हैं, यानी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क हमें पता है दैट इज एनर्जी पर टाइम। ठीक है, एनर्जी कितनी है जी 500 जूल है, सो 500 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, टोटल टाइम के साथ, 2 सेकंड है, तो आंसर कितना आ गया 250 आ गया। ठीक है, 250 जाउल पर सेकंड, इसी को हम वाट कहते होते हैं। सो 250 कहां पर लगा हुआ है, यहां पर, सो बी इज आवर राइट आंसर। तो फार्मूले अगर आपको पता है ना कि पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, यानी एनर्जी पर टाइम, तो ये फार्मूला यूज करके
हम इजीली कंप्यूट कर सकते हैं कि मस्कुलर पावर कितनी है। एमसीक्यू नंबर 5, अ सॉलिड फ्लोट इन वाटर विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें फ्लोटिंग प्रिंसिपल को देखना है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का भी आपको पता होना चाहिए। तो वो प्रिंसिपल क्या कहता है, तो एक ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा, अगर उसका वेट बुओयंट फोर्स के इक्वल होगा, यानी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द बुओयंट फोर्स। और हमें पता है वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू mg होता है। और m कहां से आएगा, वी नो द रिलेशनशिप डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो यहां से मास किसके बराबर आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वेट के लिए g से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी, तो वो g कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड किसके इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो यहां पर टोटल वॉल्यूम आएगा, इज इक्वल टू बुओयंट फोर्स किसके बराबर आएगी, क्योंकि सॉलिड फ्लोट कर रहा है पानी में, तो लिहाजा यहां पर डेंसिटी किसकी आएगी, यहां पर डेंसिटी आएगी वाटर की, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड सॉलिड, यानी कितना वो डूबा है पानी के अंदर वो वॉल्यूम आएगा। तो यहां पर वॉल्यूम सबमर्ज्ड आएगा। अब यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि जो सॉलिड है उसका हाफ वॉल्यूम सबमर्ज हुआ है, यानी अगर उसको टोटल वॉल्यूम ये है तो आधा सबमर्ज हुआ। इसका मतलब है ये जो V सबमर्ज्ड है ये टोटल का क्या है, हाफ है। तो ये पुट कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय V टोटल, तो मैं सिंपल VT लिख रहा हूं, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय, यहां पर क्या लिख देंगे, V सबमर्ज की जगह हाफ ऑफ टोटल वॉल्यूम, यानी हाफ इनटू V टोटल, क्योंकि हाफ सबमर्ज हुआ है। तो V टोटल से कैंसिल, तो यहां पर देखिए सॉलिड की डेंसिटी जो है वो क्या है, वाटर का कितना है, वाटर का हाफ है, ठीक है। तो इसका मतलब है आंसर क्या आ जाएगा, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, सो B इज आवर राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर जो 6 है, द प्रेशर विल बी लो व्हेन स्पीड ऑफ फ्लूइड विल बी हाई। ये हमेशा आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे, अगर आप बर्नौली इक्वेशन को देखें तो इसकी एक फॉर्म हमारे पास होती है प्रेशर कैपिटल P प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये डेंसिटी है, और ये स्पीड है, प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपने पढ़ा होगा। हमें पता है अगर हाइट सेम रहे तो प्रेशर भी सेम रहता है, तो अज्यूमिंग ये हमारे पास हाइट सेम है तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब इन दोनों टर्म्स का जो सम है वो कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट तब भी आ सकता है कि अगर एक चीज बढ़े तो ये स्पीड कम होनी चाहिए, अगर प्रेशर बढ़ेगा स्पीड कम होगी तब भी कांस्टेंट है, या प्रेशर कम हो स्पीड बढ़े तभी कांस्टेंट आंसर हमारा आएगा। दूसरा इसको देखने के लिए ये है कि आप इसको अगर रीअरेंज करें, यानी यहाँ पर P1 यूज कर दें, यहाँ पर V1, यहाँ पर P2 V2, तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो इनटू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आता है। तो अगर ये पॉजिटिव साइड है तो ये कब हो सकती है, अगर V2 की वैल्यू V1 से क्या हो, बड़ी हो। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसका पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि P1 माइनस P2 इज ग्रेटर देन 0, यानी ये पॉजिटिव का मतलब है कि हमारे पास ये आएगा। और पता क्या चला कि P1 ग्रेटर देन P2 होगा फिर, यानी यहां पर जो 0.2 था वहां पर स्पीड ज्यादा है, लेकिन यहां पर जो 0.2 है वहां पर प्रेशर कम है, यानी 0.1 पर देखें स्पीड कम है और 0.1 पर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। एमसीक्यू नंबर 7 बड़ा सिंपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को ये फॉलो करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एमसीक्यू नंबर 8 देखें, द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। जो वेव्स की बेंडिंग है या लाइट की बेंडिंग होती है ना अराउंड ऑब्स्टेकल, उसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। बेंडिंग का मतलब ये है कि ये जो सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट होता था, यहां से लाइट आ रही है तो लाइट क्या होती है, बेंड होती है, इस तरह करके कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, और जैसे जैसे अवे जाती है तो बड़े बड़े सर्कल्स हमारे पास बनते हैं, तो इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज ट्रिपल्ड देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय। अब देखें ये जो एम्पलीट्यूड है ना, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है फ्रॉम मीन पोजीशन, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अगर स्प्रिंग मैस सिस्टम की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर होता है इज इक्वल टू एनर्जी। तो वेव मोशन में भी सेम होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी सेम रिजल्ट है, जो एनर्जी है वो हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। सो एम्पलीट्यूड कितना हुआ है, ट्रिपल हुआ है, यानी हमारे पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड जो है नया एम्पलीट्यूड दैट इज इक्वल टू 3a। सो जो नई एनर्जी हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, तो क्योंकि प्रोपोर्शनल a स्क्वायर से है, सो वैल्यू पुट कर दें 3a का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9a स्क्वायर, यानी
जो एनर्जी है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, बिकॉज एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एमसीक्यू नंबर 10, द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेलूस लॉ इज I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस क्या थीटा। ये रिजल्ट है जी इस लॉ का जो कि बताता है इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो ये रिजल्ट सिंपल आपने याद कर लेना है। एमसीक्यू नंबर 11, व्हाट इज द वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स। अब हमें पता है वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E होता है। E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कैपिटल V विच इज पोटेंशियल डिफरेंस, और वो कितने वोल्ट्स हमारे पास है, 100 वोल्ट्स। तो V की जगह वैल्यू पुट कर दे, हमारे पास आ जाएगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब यहां पर आपने एक मिस्टेक नहीं करनी, वो मिस्टेक ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, और साथ कितने 100, तो 100 होता है 10 की पावर 2। तो हमारे पास ये कितना सिंप्लीफाई को बन गया, 1.6 इंटू 10 की पावर -17। तो चेक करें यहां पर हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू आ रही है, लेकिन जब हम यहाँ पर कूलम डालेंगे और वोल्ट डालेंगे तो हमारे पास जूल्स बनते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखते हैं तो वहां पर कूलम आ जाता है, ठीक है ना, इतने कूलम चार्ज। तो कूलम इंटू वोल्ट हमारे पास जूल बनता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, फिर वो क्या होगा, जूल्स होगा या जाउल्स होगा, जो भी आप कहते हैं इसको। ठीक है, तब ये आंसर ठीक होता। तो इस केस में हमारे पास क्या है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द राइट आंसर। दिस कैपिटल V इज स्टैंड फॉर वोल्ट्स। ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है नंबर 12, व्हेन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यानी एक वायर थी, उसके 2 इक्वल पार्ट कर लिए हमने, तो उससे हुआ क्या, इट्स रेजिस्टेंस बिकम R/2। रेजिस्टेंस हाफ हो गई, बिकॉज लेंथ हाफ हो गई ना, इस वजह से रेजिस्टेंस हाफ हो गई। व्हाट हैपेंस टू इट्स रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इसका लेंथ विड्थ से कोई लेना देना नहीं होता। अब लोग जो फार्मूला ये अप्लाई करेंगे, R इज इक्वल टू रो L ओवर A, अगर ये फार्मूला आप यूज करें तो देखिए लेंथ हाफ हुई, हमने वायर को कट किया ना इक्वल पार्ट्स में, लेंथ हाफ हुई, रेजिस्टेंस भी हाफ हो गई। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसका आंसर क्या है, इट रिमेन्स द सेम। सो इसी वजह से जब लेंथ और एरिया चेंज हो रहा होता है तो हम रेजिस्टेंस कंप्यूट करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए। एमसीक्यू नंबर 13, द यूनिट न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इज कॉल्ड, ये टेस्ला होता है जी। ठीक है, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें आपने ये फार्मूला नोट किया होगा, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। तो यहां से अगर हम B निकालें तो B हमारे पास क्या आता है, B इज इक्वल टू F ओवर I इंटू L। सो F का क्या यूनिट होता है, न्यूटन होता है, I का होता है एम्पियर और लेंथ का होता है मीटर। सो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, और इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। 3 नाम है। एमसीक्यू नंबर 14 में, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ व्हाट कॉजेज एन ईएमएफ यानी वोल्टेज टू बी जनरेटेड इन अ कॉइल। तो अगर आप ये फैराडे लॉ वाला टॉपिक देखें तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव n डेल्टा फाई b बाय डेल्टा t। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है। सो इसका आंसर क्या है, a changing magnetic flux linkage. MCQ number 15 में, if the rest mass m naught of a particle increases to m due to its high speed, then its kinetic energy। देखिए हमें आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहती है, वो कहती है E is equal to mc square है ना, ये हमें पता है E is equal to mc square। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, जब आपका मैस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू हाई स्पीड, तो फिर हमारे पास जो एनर्जी होगी दैट इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड रेस्ट मैस एनर्जी। तो हमारे पास फाइनल मैस क्या है, वो m है, इनिशियल मैस क्या था, वो m नॉट था, तो मैस का डिफरेंस आ जाएगा इनटू c का स्क्वायर। सो आंसर c इज द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 16 है, बेरियन इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी क्वार्क्स, 3 क्वार्क्स। तो एक्चुअली ये जो बेरियंस होते हैं ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, और ये कितने क्वार्क से मिलके बनते हैं, 3 क्वार्क से मिलके बनते हैं। एंड लास्ट एमसीक्यू नंबर 17, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया सबसे नेग्लिजिबल इफेक्ट किसका है, जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है,
और इन चारों में सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है? ये सबसे स्ट्रांग होती है, उसके बाद ये होती है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है, और इसका इफेक्ट जो होगा वो भी क्या होगा? नेग्लिजिबल इफेक्ट। सो सी इज आवर राइट आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ये देखें 37 किलोमीटर है, तो ये दोनों जो डिजिट हैं ये क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसका आंसर 2 आ गया। यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो लीडिंग जीरोस है ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, तो हमारे पास पीछे कितने डिजिट बात क्या? 4, तो इसका आंसर होगा 4। सी पार्ट में देखें जो जीरोस इंक्लूड होते हैं बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये कितने हो गए? ये हमारे पास 2, 3, 5 और 1 6, तो इसका आंसर 6 आ गया। और यहाँ पर ये वाला जो जीरो है जो कि ये फ्रैक्शनल पॉइंट या डेसिमल पॉइंट के बाद होता है राइट साइड पर, जिसको हम ट्रेलिंग जीरो कहते हैं, ये इसमें सिग्निफिकेंट होता है, तो इसमें हमारे पास कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय डायमेंशन लेस क्वांटिटी, गिव वन एग्जांपल। अब जाहिर सी बात है डायमेंशन लेस क्वांटिटी वो होगी जिसकी कोई यूनिट नहीं होंगे, कोई डायमेंशन नहीं होगी। अ क्वांटिटी हैविंग नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस इज कॉल्ड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसको डायमेंशन कहना चाहिए था। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। एग्जांपल्स क्या हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास है, स्ट्रेन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था आपको याद होगा, एन से डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर होता है? सी बाय वी के बराबर होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय, और ये स्पीड किसी दूसरे मीडियम के अंदर है। और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन आपके पास होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो रेशियो बेसिकली ये होता है। इस तरह हमारे पास पाई जो है वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? इसको म्यू कहते हैं। म्यू बेसिकली फोर्सेस की रेशियो होती है, ठीक है, स्टैटिक फोर्स ओवर नॉर्मल फोर्स। तो ये बेसिकली एग्जांपल्स हो गई डायमेंशनलेस क्वांटिटीज की। डिफरेंशिएट बिटवीन एन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड रहते हैं, और इन इलास्टिक के अंदर सिर्फ मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं, तो इतना आंसर ही काफी होता है। नंबर 4, शो दैट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, आल्सो स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो ऑलरेडी डेफिनेशन लिखी हुई है जो उसने यहाँ पर बोला हुआ है, और ये मैट्रिक में आप ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक ऐसा बॉडी जिसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, एंड ड्यू टू सम फोर्स its initial velocity changes to final velocity that is vf in time t, then acceleration a is। हमें पता है acceleration क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। सो vf माइनस vi यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इसको आप tf माइनस ti भी कह सकते हैं, ठीक है। यू कैन राइट इट एज vf माइनस vi डिवाइडेड बाय डेल्टा t, और इन टाइम यहाँ पर भी आप डेल्टा t मेंशन कर सकते हो। अब हमें पता है ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है ये ड्यू टू सम फोर्स हुआ है, और न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ से A इज इक्वल टू एफ बाई एम आ गया। सो इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। दोनों एक्सेलरेशन को कंपेयर करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा? F बाई एम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो इसको डेल्टा टी कह देते हैं। और ये m इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास ये चीज बन गई। तो ये क्या है? बेसिकली ये चेंज इन मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल जिसमें वो चेंज आया है। तो इसको हम बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, या इसकी जगह हम ये डायरेक्ट लिख लेंगे F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और यही हमने शो करना था। देखें, शो दैट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट जब आता है ना तो डिवाइडेड बाय टाइम होगा, ठीक है। ये बेसिकली टाइम रेट ऑफ चेंज मोमेंटम है इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। तो ये हमने प्रूव कर लिया। और इसकी स्टेटमेंट क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहां पर एडिशन हम लिख देंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट पार्ट, mass is a measure of inertia in linear motion, यानी जब लीनियर मोशन होती है तो mass is a measure of inertia होता है। What is its analog in rotational motion, यानी रोटेशनल मोशन में mass का एनालॉग क्या है? तो वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? The analog of mass in rotational motion is moment of inertia. So this is our answer। और उसको briefly explain करना है, फिर हम moment of inertia को थोड़ा explain कर देंगे। It is denoted by I is a measure of an object's resistance to change in rotational state of motion। जिस तरह mass resist करता है linear motion के अंदर,
इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रेजिस्ट करेगा रोटेशनल मोशन के अंदर, ठीक है। और ये कैसे कंप्यूट करते हैं, कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं और सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास रिजिड बॉडी होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स का सेंटर से रेडियस क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। लाइक दिस तरह आपके पास कोई रिजिड बॉडी है, लेट्स से इसका सेंटर है, तो देखिए जो मैस यहाँ पर है उसका जो रेडियस है डिफरेंट होगा, जो मैस का पार्ट यहाँ पर है इसका रेडियस डिफरेंट होगा, ये R2 कह देते हैं, इसको R1 कह देते हैं, ये M1 है, ये M2 है। तो हम टोटल इनर्शिया कैसे कंप्यूट करते हैं, सम ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इंडिविजुअल मैसेज का। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रूव दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। अब इसके लिए सिंपल है, इसको वैसे ही कर देता हूँ। वी नो दैट कि 2 पाई रेडियन जो होता है वो हमारे पास 360 डिग्री के बराबर होता है, जो कि सर्कल में हमारे पास टोटल एंगल होता है, ठीक है। और हमें 1 रेडियन निकालना है, तो 1 रेडियन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। सो 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये किस में है, ये डिग्रीज में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमें पाई की वैल्यू को पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3.1416 भी कर सकते हैं आप, यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देख लें जी 57.3 आता है, ये जो 9 है ये 2 को राउंड ऑफ करके 3 बना देगा। सो आंसर इज 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज एन एस्ट्रोनॉट फील वेटलेसनेस व्हाइल ऑर्बिटिंग फ्रॉम द अर्थ इन अ स्पेसशिप। सो इसका आंसर क्या है, बोथ एस्ट्रोनॉट एंड स्पेसशिप आर इन फ्री फॉल अराउंड द अर्थ। वो फ्री फॉल कर रहे होते हैं। जब आप फ्री फॉल करते हो यानी यू आर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, इट मींस योर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कंडीशन होती है फ्री फॉल की। ये कंडीशन जब होती है तो जो अपेरेंट वेट होता है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये वेटलेसनेस की कंडीशन होती है। सिंस नो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स ऑन द एस्ट्रोनॉट, hence apparent weight becomes 0, so astronaut feels weightless। अब देखें, ये इसको मैथमेटिकली भी हम शो कर सकते हैं। हमें पता है जो F नेट होती है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द एस्ट्रोनॉट, वो क्या होता है, उसका जो वेट होता है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है, माइनस नॉर्मल फोर्स। अब जमीन पर हम खड़े होते हैं तो वो तो हमें जमीन अपवर्ड एक फोर्स लगा रहे होते हैं, जो कि पुशिंग फोर्स होती है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। लेकिन अब ये जमीन पर तो नहीं है, ये तो ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो इस वजह से ये जो नॉर्मल फोर्स होगी 0 होगी। ये 0 कैसे होती है, यहाँ पर बताता हूं मैं आपको। ये n को इधर ले जाएं तो n हमारे पास क्या हो जाएगा, n इस साइड पर आ जाएगा और F नेट इधर आके माइनस हो जाएगा हमारे पास। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, W माइनस F नेट। अब हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू m a। जब भी F नेट लिखते हैं हम हमेशा F इज इक्वल टू m a फार्मूला लगाएंगे फॉर नेट फोर्स ऑलवेज। सो हमारे पास ये नॉर्मल फोर्स है दैट इज अपेरेंट वेट, ये आपका अपेरेंट वेट होता है, और W किसके बराबर है, W इज इक्वल टू mg। अब ये वाला जो g है, ये जो अर्थ पर g होता है उससे कम होगा, ठीक है, माइनस F नेट की जगह क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू ma लिखेंगे। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज एस्ट्रोनॉट फ्री फॉल कर रहा है, जिस तरह स्पेसशिप भी फ्री फॉल कर रहा है अंडर द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस वजह से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू g आ जाएगा, बिकॉज इट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। सो mg माइनस यहां पर भी क्या आ जाएगा, mg। सो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 0, और ये n क्या है, ये आपका अपेरेंट वेट है। जिस तरह एलिवेटर भी जब फ्री फॉल करता है तो हमारे पास जो अपेरेंट वेट होता है, जिसको हम कैपिटल T कहते होते हैं, वो भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये वजह है कि जो एस्ट्रोनॉट है वो वेट लेस फील करेगा। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट और जो स्पेस शिप है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसमें ये वाला जो A है ना, जो मैंने G लिखा, ये बेसिकली आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, और ये किसके बराबर है, ये G का बराबर है ड्यू टू फ्री फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन अ मूविंग कार टर्न्स अराउंड अ कॉर्नर टू द लेफ्ट, इन व्हाट डायरेक्शन डू द ऑक्यूपेंट्स टेंड टू फॉल, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो जब एक कार सडन टर्न लेगी टू द लेफ्ट, तो ऑक्यूपेंट्स जो है वो राइट डायरेक्शन में फॉल करेंगे ड्यू टू इनर्शिया। तो इसकी रीजन क्या है, बिफोर द टर्न द ऑक्यूपेंट्स आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन द कार टर्न्स लेफ्ट अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन द कार टू चेंज इट्स डायरेक्शन। जाहिर है कार मुड़ रही है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर एक्ट करेगी, जिसकी वजह से वो टर्न कर रही है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, द ऑक्यूपेंट्स बॉडीज बाय इनर्शिया टेंड टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पहले स्ट्रेट लाइन में कार जा रही थी, अब उसने टर्न लिया है, सो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूविंग की कोशिश करेंगे,
जिसकी वजह से उन पर एक आउटवर्ड फोर्स लगेगी इसके अपोजिट। सो दिस टेंडेंसी टू मेंटेन द ओरिजिनल स्ट्रेट पाथ मेक्स देम अपीयर टू बी थ्रोन आउटवर्ड टू द राइट। तो वो बेसिकली ऐसे मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट रिलेटिव टू द टर्निंग कार। तो ये इनर्शिया की वजह से ये फिनोमिनन होता है और हम ये इसको ऑब्जर्व करते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, गिव एग्जांपल्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसमें वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होता है। इट इज अ फोर्स फॉर विच वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बिटवीन दीज पॉइंट्स। यानी ये सिर्फ पहले और आखिरी पॉइंट पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, उनके दरमियान जो पाथ फॉलोड होता है उस पर डिपेंड नहीं करती कंजर्वेटिव फोर्स। और इसकी एग्जांपल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी तरह इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कैलकुलेट पावर ऑफ अ क्रेन इन किलोवाट व्हिच लिफ्ट्स अ मास ऑफ 1000 किलोग्राम टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर इन 20 सेकंड। देखिए जो पावर होती है वो किसके बराबर होती है, इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क बाय टाइम होता है। और इसमें क्योंकि मास को हम कैरी कर रहे हैं टू अ सर्टेन हाइट, तो इसमें हमारे पास कौन सी एनर्जी यूज होगी, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू mgh। तो ये यूज होगी डिवाइडेड बाय टाइम। तो नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन का तरीका ये होता है कि आप लिखें कि गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि हमें गिवन क्या है, हमें मास गिवन है दैट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, और साथ आप लिख सकते हो हाइट की क्या वैल्यू है, हाइट है 100 मीटर। फिर आप टाइम लिख सकते हो, टाइम कितना है, टाइम है 20 सेकंड, और जी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है पावर इन किलोवाट। फिर आप सोल्यूशन में ये फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब वैल्यूज प्लग इन कर दें, यहाँ पर 1000 किलोग्राम आ जाएगा। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप क्वांटिटी के साथ यूनिट भी मेंशन करें, मल्टीप्लाई बाय जी, उसके लिए लिखें 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, मल्टीप्लाई बाय एच, वो कितना है 100 मीटर, तो 100 और मीटर, डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू कितनी है 20 सेकंड। तो इसको कैलकुलेटर से कंप्यूट कर लेते हैं। तो ये जी हमारे पास आंसर आ गया 49,000 वाट, ये वाट में आता है। और किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1000 ये 30 से कैंसिल, तो 49 किलो वाट हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो पावर इज इक्वल टू 49 किलो। जो 49,000 हमारे पास वाट है, तो किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम किलो से मल्टीप्लाई करते हैं और किलो से डिवाइड करते हैं, और किलो क्या होता है 1000 होता है हमारे पास। तो ये 1000 से कट गया, तो हमारे पास 49 किलो वाट पावर आ गई। तो साफ सुथरे तरीके से आपने एग्जाम में न्यूमेरिकल करने होते हैं। पहले गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, फिर फार्मूला अप्लाई करें और यूनिट साथ मेंशन करें, और एंड पर भी यूनिट्स लिखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव नेचर, एक्सप्लेन ब्रीफली। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड, नॉट जस्ट द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जिस तरह पीछे हमने कंजर्वेटिव फोर्स के मामले में देखा था कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। अगर आपके पास दो पॉइंट्स है ना, तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगी, जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास थी, तो उसमें अगर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, आप डायरेक्टली जा रहे हैं, आप ये पाथ फॉलो कर रहे हैं, या आप कोई और पाथ इस पाथ से जा रहे हैं, वहां पर डिपेंड नहीं कर रहा था। लेकिन फ्रिक्शन के केस में वर्क डन डिपेंड करेगा पाथ फॉलोड पर। व्हाई, बिकॉज फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन, ये रीजन है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स अलोंग अ डिफरेंट पाथ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड चेंजेस, सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आल्सो चेंजेस। वैसे भी पता है W इज इक्वल टू F डॉट D होता है, तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इसका मतलब है कि वर्क डन जो है वो पाथ डिपेंडेंट होगा। फर्दरमोर एनर्जी स्पेंट अगेंस्ट फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड, तो आपकी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। सो एनर्जी कैन नॉट बी फुली रिकवर्ड एज मैकेनिकल एनर्जी, हेंस फ्रिक्शन डज नॉट कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी। यानी पाथ पर भी डिपेंड करेगी और एनर्जी भी कंजर्व नहीं होगी। दैट इज व्हाई इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। इसकी रीजन ये ना, क्योंकि एनर्जी डिसिपेशन की रीजन ये है ना कि ये पाथ फॉलो करेंगे तो कम एनर्जी डिसिपेट होगी, ये पाथ फॉलो करेंगे तो ज्यादा होगी, अगर ये फॉलो करेंगे तो और ज्यादा होगी। सो एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहेगी और ये वर्क डन पाथ पर भी डिपेंडेंट है। तो ये दोनों रीजंस की वजह से हमारे पास वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव नेचर हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, डिफरेंशिएट बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। सो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इट कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन वेयर वी चूज द जीरो लेवल। रेफरेंस लेवल हमारी मर्जी का होता है, बिकॉज इसमें जो फार्मूला हम यूज करते हैं दैट इज इक्वल टू PE इज इक्वल टू mgh। तो ये हाइट हम कहां से ले रहे हैं,
वो रेफरेंस लेवल हमारी मर्जी का होता है, ठीक है। वाइल इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इट ऑलवेज टेक्स जीरो एट इंफिनिटी, तो इसमें जो जीरो लेवल होता है, जो रेफरेंस पॉइंट होता है, वो हमारा इनफाइनाइट होता है। सो इट गिव्स अ ट्रू मेजर ऑफ एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू पोजीशन, इसमें फिक्स होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है U इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M और छोटा m उस ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय R। तो ये फार्मूला होता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, और जो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका रेफरेंस हमारी मर्जी का होता है। तो क्या पता चला? द पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव while absolute potential energy is fixed and reference independent। ये रेफरेंस इंडिपेंडेंट है, ये फिक्स है। इसमें रेफरेंस मैटर करता है कि हम हाइट कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ मोटर कार यूजिंग बर्नौली प्रिंसिपल। सो इसका आंसर है द बर्नौली प्रिंसिपल व्हिच स्टेट्स दैट व्हेन द स्पीड ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेस इट्स प्रेशर डिक्रीजेस। ये बर्नौली थ्योरम बेसिकली स्टेट करता है। इन द कार्बोरेटर एयर स्पीड्स अप इन अ नैरो सेक्शन वेंचुरी, तो एयर पास करती है वेंचुरी ट्यूब में से, और उसको जो नैरो सेक्शन है, नैरो होने की वजह से वहां पर स्पीड इंक्रीज होती है, ड्यू टू विच प्रेशर क्या होता है वहां पर कम होता है, विच काजेस द प्रेशर टू ड्रॉप। दिस लो प्रेशर सक्स द फ्यूल इनटू द एयर स्ट्रीम टू मिक्स इट करेक्टली। तो कार्बोरेटर का पर्पस ये है कि उसने फ्यूल और एयर को मिक्स करना है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली बर्नौली प्रिंसिपल ऐसे यूज होता है कि वेंचुरी ट्यूब में एयर स्पीड अप होती है जिसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप होता है, और ये हेल्प करता है फ्यूल को मूव करने में इनटू एयर स्ट्रीम, ओके, और ये मिक्स हो जाते हैं एयर और फ्यूल आपस में। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो पहले हम देखते हैं लैमिनर फ्लो। द पार्टिकल्स फॉलो स्मूथ रेगुलर प्रिडिक्टेबल एंड पैरेलल पाथ्स। जिस तरह यहां पर आप देखें, ये सारे जो पार्टिकल्स हैं पैरेलल मूव कर रहे हैं और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, और इनका पाथ क्या है? प्रिडिक्टेबल है। द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, relatively low energy loss due to internal friction, एनर्जी का लॉस बहुत थोड़ा होता है। टर्बुलेंट फ्लो में देखें, द इररेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, यानी जो पार्टिकल्स मोशन करेंगे वो अनस्टेडी होगा, इररेगुलर होगा और टर्बुलेंट नेचर उनकी होगी, और वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो सकती है अब्रप्टली विद टाइम। हाई एनर्जी लॉस होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एडीज। एडीज बेसिकली स्वर्लिंग होती है जो कि अक्सर आप वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर देखते होते हैं। तो ये टर्बुलेंट फ्लो है। जब स्पीड एक हद से बढ़ जाती है तो तब जो फ्लो होता है फ्लूइड का उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन 3 हमारे पास नंबर है व्हाई मस्ट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी मिनिमम अगेंस्ट ड्रैग फोर्स। इसका आंसर ये है एज ड्रैग फोर्स एफ ड्रैग इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। यहां से जो ड्रैग फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इसका मतलब यह है कि जैसे स्पीड इंक्रीज होगी ड्रैग फोर्स आल्सो इंक्रीज। सो एट हायर स्पीड्स the drag force will not vary linearly due to which more energy losses occur। तो स्पीड अगर एक हाथ से ज्यादा बढ़ जाएगी तो ड्रैग फोर्स फिर उसके प्रोपोर्शनल नहीं रहेगी, बल्कि उसके स्क्वायर के या उसकी हायर पावर्स के प्रोपोर्शनल होगी, ड्यू टू विच मोर एनर्जी लॉसेस विल अक्कर, ठीक है। सो मिनिमम स्पीड इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस ड्रैग फोर्स। तो आइडियली हम स्पीड कम रखते हैं ताकि हमारे पास लॉसेस कम हो, ड्रैग फोर्स कम, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स होती है, इससे एनर्जी लॉसेस होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 why wings of an aeroplane are rounded outward while flattened inward। तो इसका सिंपल सा आंसर है टू क्रिएट अ लिफ्ट। यानी ये देखें ये एरोप्लेन है, सो जो नीचे विंग्स होते हैं वो फ्लैटेंड होते हैं ताकि वहां पर प्रेशर ज्यादा हो, और ऊपर वाले जो आउटवर्ड होते हैं वहां पर प्रेशर कम हो। तो देखें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से क्या होगा कि एरोप्लेन ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा, इसी वजह से एरोप्लेन फ्लाई करता है। अब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ तो इसका मतलब स्पीड भी चेंज होगी, और हमें पता है बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है, जहां पर ज्यादा प्रेशर होगा वहां पर कम स्पीड होगी। तो नीचे स्पीड कम होगी और ऊपर स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी, ड्यू टू लो प्रेशर। सो ये प्रेशर डिफरेंस और स्पीड डिफरेंस क्रिएट होता है ड्यू टू आउटवर्ड एंड इनवर्ड विंग्स। सो यहां पर लिखा हुआ है द विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन आर डिजाइन्ड टू क्रिएट डिफरेंस इन एयर स्पीड अबव एंड बिलो। ऊपर स्पीड ज्यादा, नीचे स्पीड कम, जनरेटिंग लिफ्ट ड्यू टू बर्नौली प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्पस क्या है? लिफ्ट क्रिएट करना ताकि एरोप्लेन फ्लाई करे। राउंडेड आउटवर्ड जो कि अपर सरफेस होती है, द टॉप सरफेस इज मोर कर्व्ड, जो ज्यादा कर्व्ड होती है, लॉन्गर पाथ उसका होता है। दिस फोर्सेस द एयर फ्लोइंग ओवर इट टू मूव फास्टर देन द एयर अंडरनीथ। यानी जो नीचे एयर है उससे ज्यादा स्पीड हम चाहते हैं कि ऊपर वाले टॉप सरफेस पर हो, which lowers the air pressure on top surface, और वो स्पीड जो है वो प्रेशर ऊपर कम करती है। जो फ्लैटेंड इनवर्ड आपके पास विंग है, द बॉटम सरफेस इज फ्लैटर
उसका शॉर्टर पाथ होता है, आउटवर्ड जो होती है वो लॉन्गर पाथ होती है और इनवर्ड जो होती है वो शॉर्टर पाथ होती है। दिस अलाउज द एयर फ्लोइंग अंडरनीथ टू मूव स्लोअर देन द एयर ऑन द टॉप। तो नीचे स्पीड कम होगी, ऊपर स्पीड ज्यादा होगी, जो कि पहले मैं बता चुका हूं, रिजल्टिंग इन हाई प्रेशर ऑन द बॉटम सरफेस। तो जो बॉटम सरफेस है वहां पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। तो विंग्स का पैटर्न ऐसे होता है कि एक आउटवर्ड होते हैं, दूसरे फ्लैट होते हैं। तो ये रीजन है जी जिसकी वजह से हम लिफ्ट क्रिएट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई एडियाबैट इज स्टीपर देन आइसोथर्म, एक्सप्लेन ब्रीफली। अगर हम प्रेशर वॉल्यूम के डायग्राम देखें, पीवी कर्व, यहां पर प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस होता है, वॉल्यूम अलोंग एक्स एक्सिस होता है। तो जब गैस एक्सपैंड होती है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर में कमी आएगी आएगी। तो ये दो डिफरेंट क्यों हमें कर्व्स नजर आ रही हैं। इसकी स्लोप ज्यादा स्टीपर है कंपेयर टू आइसोथर्म इसकी, क्योंकि आइसोथर्म के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सो हीट एक्सचेंज हो सकती है सिस्टम की सराउंडिंग के साथ। एडियाबैटिक में हीट चेंज नहीं हो सकती, टेम्परेचर इसका चेंज हो सकता है। सो इस वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से इसका प्रेशर ज्यादा फॉल होता है। तो ये रीजन यहाँ पर लिखी हुई है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। और हम एक्सपेंशन का केस देख रहे हैं, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन द गैस एक्सपेंड्स इट नीड्स एनर्जी टू डू वर्क। ज्यादा उसको एनर्जी चाहिए होगी वर्क करने के लिए। टू कीप इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट द गैस टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, क्योंकि आइसोथर्मल के अंदर you can take heat from the surrounding as well. This extra heat helps the gas maintain its energy, जिसकी वजह से एनर्जी उसकी मेंटेन रहती है, बिकॉज हीट कैन ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सो प्रेशर डजंट डिक्रीज वेरी क्विकली एज वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर उतना एब्रप्टली डिक्रीज नहीं हो रहा। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, कोई हीट एक्सचेंज टेक प्लेस नहीं होती, डेल्टा क्यू जीरो होता है। व्हेन द गैस एक्सपेंड्स इट डज वर्क यूजिंग इट्स ओन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी सराउंडिंग से गैस नहीं ले सकती, वो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करेगी एक्सपेंशन में, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ये जो डिक्रीज इन टेम्परेचर है ना, इट विल कॉज सडन डिक्रीज इन द प्रेशर, सो प्रेशर विल फॉल मोर शार्पली। सो इस वजह से एडियाबैटिक जो है, जिसको एडियाबैट कहते हैं इस कर्व को, ये ज्यादा स्टीपर होती है कंपेयर टू आइसोथर्म, क्योंकि आइसोथर्म में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, हीट कैन इंटर और लीव द सिस्टम, लेकिन एडियाबैट में हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती। सो टेम्परेचर गिरता है, जिसकी वजह से प्रेशर भी गिरता है एज वॉल्यूम इंक्रीजेस। इसमें क्या होता है, आइसोथर्म में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज ही काज है प्रेशर डिक्रीज की। सो एडियाबैट इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्म। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, एक्सप्लेन हाउ थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। जैसा कि हमें पता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसकी डेफिनेशन ये है, इन एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस व्हेन हीट Q is added to a system, this energy appears as increase in the internal energy delta U stored in the system plus the work done by the system on its surrounding। यानी Q is equal to delta U plus W, कि जो एनर्जी सप्लाई की जाएगी एक सिस्टम को, वो किस में यूज होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, और प्लस सम वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लाइक लेट्स से हीट से कन्वर्ट होगी इंटरनल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। दस द टोटल एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम। तो ये एक्चुअली एनर्जी का कांस्टेंट रहना ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, एरिया एंड एम्पलीट्यूड। We know that intensity of a wave को हम I से डिनोट करते हैं, and that is equal to power of a wave divided by its area। So यहाँ से क्या पता चला कि intensity of a wave is inversely proportional to the area। So इस रिलेशनशिप से क्या पता चलेगा कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होगी, डिक्रीज होगी। और हमें पता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ अ वेव है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एक्चुअली क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होती है। सो ये आ गया रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ वेव टू द एम्पलीट्यूड। इसका मतलब है कि जैसे एम्पलीट्यूड अगर डबल होता है तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। तो बस आपने ये दो रिलेशनशिप लिख लेने हैं, बिकॉज क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यही पूछा गया है। तो आप इधर क्या भी सकते हो, I is directly proportional to the square of amplitude। और यहां पर आप कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली वैसे लिख रहा हूं, आप राइटिंग पर ज्यादा ना जाए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो ये आप लिख दीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, how should a sound source move with respect to an observer so that the frequency of its sound doesn't change।
यानी हम चाहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज ना हो। तो ये चेंज ना होने की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर वन कि रिलेटिव स्पीड बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर वो जीरो हो। इसका मतलब क्या है कि या तो दोनों रेस्ट में है या दोनों कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, ताकि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम रहे। तब हमारे पास स्पीड क्या आएगी? जीरो आएगी, बिकॉज स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। नंबर टू, सोर्स मूव परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वर। अगर वो परपेंडिकुलर मूव करेगा सोर्स ऑब्जर्वर के, तो उस केस में भी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। आप ये पैसेज पढ़ लें, इजीली समझ आपको आ जाएगी, वैसे मैंने बता दिया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर, ये इन लिखा हुआ है, दैट टू सोर्स इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मे बी ऑब्जर्व्ड। तो कंडीशंस ये हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए और कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। अगर ये कंडीशंस तीनों मेट होंगी तो तब हमारे पास इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्जर्व होंगी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कैन यू अप्लाई डॉपलर इफेक्ट टू लाइट वेव्स? एक्सप्लेन ब्रीफली। यस, वी कैन अप्लाई डॉपलर इफेक्ट टू द लाइट वेव्स, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब कैसे उसको अप्लाई करेंगे? अब इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो स्टार्स होते हैं उनकी रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट को ऑब्जर्व करने के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना ही काफी है 2 मार्क्स के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर ज्यादा डिटेल लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। द डॉपलर इफेक्ट is the change in the observed frequency या wavelength of light waves due to the relative motion between the source of light and the observer। यहाँ पर ये बताया गया कि जो डॉपलर इफेक्ट होता है बेसिकली वो चेंज इन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पर आगे दो केसेस बताए गए। इफ द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये सोर्स कौन सा? लाइट सोर्स है। अगर हम ऑब्जर्वर की तरफ जा रहे हैं, ऑब्जर्वर क्या है? कोई स्टार हो सकता है, कोई गैलेक्सी हो सकती है। द ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ डिक्रीजेस, जाहिर सी बात है जब सोर्स ऑब्जर्वर के करीब जाएगा तो वेवलेंथ कम होगी, ये ऑब्वियस सी बात है, डॉपलर इफेक्ट होता ही यही है। सो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी, और इसको हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं। ब्लू शिफ्ट एक्चुअली क्या होती है कि आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है। और अगर सोर्स मूव करेगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो यानी ये आपके पास ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, तो सोर्स अगर अवे मूव कर रहा है तो वेवलेंथ अब इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी, और इसी को हम रेड शिफ्ट कहते हैं। दिस इज अ क्रूशियल टूल इन एस्ट्रोनॉमी for determining या detecting the motion of stars and galaxies। Short question number 11, compare Brewster law and Malus law। Brewster law क्या कहता है? It states that when unpolarized light is incident on a transparent surface at a certain angle known as Brewster angle, the reflected light becomes completely plane polarized। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन हो गई, और ये रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन है। और थर्ड पॉइंट है, इट डिटरमिन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि थीटा बी है, ब्रूस्टर एंगल जो मैंने कहा वहां पर, और टैन थीटा बी किसके बराबर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। आप इसमें लिख दें वेयर एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। और मैलूस लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट the intensity of plane polarized light transmitted through an analyzer depends on the angle between the light's polarization direction and the analyzer's axis। और ये ट्रांसमिशन के रिलेटेड है, और इसमें हम फाइंड क्या करते हैं? it determines the intensity of plane polarized light passing through an analyzer such that I is equal to I naught cos square theta। तो ये दोनों को क्या हो गया जी? कंपैरिजन हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, जो कि लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का, हाउ डू द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम such as masses, orbital period and eccentricity affect the characteristics of gravitational waves, जिनको हम GWs भी कहते हैं। नंबर 1, masses का क्या इफेक्ट होगा? The amplitude of the gravitational waves is directly proportional to the total mass of the system। यानी यहाँ पर देखें, जैसे जैसे mass increase होगा, जो gravitational waves हैं उनका एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा। नंबर 2, ऑर्बिटल पीरियड का क्या फर्क पड़ेगा? द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव्स। तो जैसे जैसे पीरियड बढ़ेगा तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर पीरियड कम होगा तो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। और लास्ट है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी डिटरमाइंस द शेप एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव्स। A low eccentricity nearly circular, अगर सर्कुलर ऑर्बिट हमारे पास है, क्योंकि eccentricity शेप डिसाइड करेगी। अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो हमारे पास साइनोसाइडल ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी, लेकिन अगर ये सर्कुलर नहीं है, कोई इलिप्टिक है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो नॉन साइनोसाइडल और कम्प्लेक्स नेचर की होंगी। सो ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 6 पार्ट्स। ठीक है जी। सो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी? एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले तो आप लिख देना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट है, वो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट
नहीं है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, और आपको फार्मूला पता होगा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कैपिटल V इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज होता है, W/Q। तो यहां से W आपके पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू QV आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है और ये वोल्टेज कैपिटल V है, तो ये किसके बराबर है, ये W के बराबर है, विच इज एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन भी लिख दी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी gained by a single electron when it is accelerated through an electric potential difference of 1 volt, और Q की जगह E लिख दिया, E की वैल्यू पता है 1.602 into 10 की पावर -19 होती है, और ये जूल आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का आपस में रिलेशनशिप भी हो गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, व्हाट इज कन्वेंशनल करंट, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो जो कन्वेंशनल करंट है ना, ये एक हाइपोथेटिकल करंट है दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ये पहला पॉइंट है। एक्चुअली करंट होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिस्कवर नहीं हुआ था तो साइंटिस्ट ने अज्यूम यही किया था कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करने को हम कन्वेंशनल करंट अज्यूम करते हैं, और अभी तक यही चल रहा है टेक्स्ट बुक्स के अंदर। कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करेगा और इन कहां पर करेगा, नेगेटिव टर्मिनल में इन होगा, एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है, उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स, ठीक है, और कन्वेंशनल करंट उसके अपोजिट फ्लो करता है, तो ये फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये वाला, और इलेक्ट्रॉनिक करंट कैसे फ्लो करता है, इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी मैं पिक्चर भी यहां पर बना देता हूं, तो ये आपकी बुक की पिक्चर है 9.21। अब इसमें देखें कन्वेंशनल करंट कहां से फ्लो कर रहा है, ये हमारे पास बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट कहां से फ्लो कर रहा है, नेगेटिव से लीव कर रहा है और पॉजिटिव में इन हो रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर होती है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीज व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीज्ड। अब हमें पता है जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसका जो EMF के साथ रिलेशनशिप है दैट इज VT, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू बैटरी की EMF माइनस IR। अब ये छोटा r क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टर है बैटरी का, और कैपिटल E क्या है, EMF है बैटरी की, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टर है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT। सो VT का फार्मूला आपको पता है, VT इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल E बैटरी की EMF माइनस IR। अब जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा, यहां पर लिखा हुआ है एज द करंट ड्रॉन इज इंक्रीज्ड, करंट इंक्रीज होगा तो ये वाली जो टर्म है IR ये इंक्रीज होगी, तो EMF तो बैटरी की फिक्स होती है, लेट्स से 5 वोल्ट है, अब जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो ये वाली टर्म इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो डिफरेंस है ये कम होना शुरू हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम होगा एज करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट इज इंक्रीज्ड। तो यही रीजन है कि इस फार्मूले के थ्रू जब करंट इंक्रीज होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। आपने ये सर्किट डायग्राम भी बना लेनी है, और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये भी एग्जैक्टली इसी को ही शो कर रहा है। यहाँ पर क्लियरली मैंने बता दिया कि VT किसको शो कर रहा है, IR किसको शो कर रहा है, और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे करंट इंक्रीज होगा तो एक्चुअली ये वाली टर्म बढ़ेगी, जो कि इंटरनल रेजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, क्योंकि करंट तो सेम फ्लो कर रहा है इस सीरीज सर्किट में से, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगी अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टर वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, डज द इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट। सिंपल आंसर है नो, बिकॉज उसने अपोज करना है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को EMF ने, ठीक है, हमेशा डिक्रीज नहीं करती। द इंड्यूस्ड EMF डज नॉट ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है लेंजेस लॉ, द इंड्यूस्ड EMF always acts in such a direction that it opposes the change in magnetic flux, कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करना है, इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड EMF सेटअप होगी। फॉर एग्जांपल, if the magnetic flux is increasing, the induced EMF produces a current that opposes the increase, it means it tries to reduce the magnetic flux। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स आना है, ठीक है, ये वर्ड जो है ना यहाँ पर भी आना है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड EMF ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगी जो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को ईएमएफ ने अपोज ही करना है। तो इसका सिंपल आंसर नो हो गया और ये रीजन मैंने आपको बताया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम 5b से डिनोट करते हैं, बी सबस्क्रिप्ट के अंदर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। डेफिनेशन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing perpendicularly through a given surface area कैपिटल A। यहां पर आप कैपिटल A भी लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। और नॉर्मली और परपेंडिकुलरली का एक ही मतलब होता है कि 90 डिग्री से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उस सर्टेन एरिया एलिमेंट से। सो फार्मूला क्या है? 5b = b डॉट a और ba cos थीटा। ये जो एंगल थीटा बन रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान बन रहा है और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन, और एरिया की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। और ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट है वेबर, WB से इसको डिनोट किया जाता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कैपिटल B से डिनोट किया जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या है? द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इट इज आल्सो कॉल्ड, यानी इसमें कॉमन होना चाहिए था, इज कॉल्ड होना चाहिए था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इट इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इस फार्मूले से अगर हम डिराइव करें, वैसे इसके मल्टीपल फार्मूलाज हैं, दिस इज वन ऑफ दोज फार्मूलाज, B = 5b/a। ये हम तब यूज करेंगे फार्मूला जब B यूनिफॉर्म होगी, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी और साथ परपेंडिकुलर टू द एरिया एलिमेंट होगी। ये फार्मूला तब यूज होता है। अदरवाइज इसके डिफरेंट फार्मूलेज हैं। सोलिनॉइड के लिए डिफरेंट फार्मूला होगा, कंडक्टर के लिए डिफरेंट है, चार्जेस मूव कर रहे हैं कंडक्टर में से, उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट होगी। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट टेस्ला है। और टेस्ला और वेबर का रिलेशनशिप क्या है आपस में? टेस्ला = वेबर पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि यहां से हमें पता चल रहा है कि इसका यूनिट वेबर है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, सो वेबर पर स्क्वायर मीटर। ये डिफरेंस हो गया जी मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, ठीक है, ये इसका तीसरा नाम है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज एन इलेक्ट्रिक हीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? सो इसका आंसर ये है, व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट AC flows through a coil inside the heater, it produces continuously changing magnetic field around it। अब हमें पता है जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी नेचर इस तरह की होती है, साइनोसाइडल नेचर। सो करंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये हमें किसने कहा था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है मैथमेटिकली? तो एम्पियर ने कहा था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इफ अ कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट सच एज मेटल वेसल, को मेटल पेन हमारे पास है, is placed inside this changing magnetic field, the magnetic flux linked with the object changes। तो क्योंकि करंट चेंज हो रहा है तो इसको वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी। तो फ्लक्स भी हमारा क्या होगा? चेंज होगा। और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तो इसकी वजह से जो है जब फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस्ड होगी हमारे पास उस कंडक्टर के अंदर। सो ये होता है इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला। दिस इंड्यूस्ड EMF causes एडी करंट्स। अब एडी करंट्स कौन से होते हैं? द करंट्स मूविंग इन लूप्स इनसाइड द कंडक्टर, यानी बेसिकली सर्कुलर फैशन में जो मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर, वो होते हैं एडी करंट्स। ये फिर उस मेटल पैन के अंदर या मेटल वेसल के अंदर मूव करेंगे एडी करंट्स। अब एडी करंट्स जब मूव करेंगे तो उससे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल। These currents produce heat according to Joule's heating law, कि H = I²RT होता है। ये हमारे पास जूल्स लॉ है। ये एडी करंट्स जब सेटअप हुए जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उस मेटल के अंदर। एज अ रिजल्ट मेटल वेसल बिकम हॉट एंड ट्रांसफर हीट टू इट्स कंटेंट्स। तो वाटर बॉयल होता है फॉर एग्जांपल। तो ये बेसिकली आंसर हो गया इस क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज इट इम्पॉसिबल फॉर अ मटेरियल पार्टिकल to move with the speed of light? explain briefly। तो इसका आंसर क्या है? It is impossible due to special theory of relativity, जो कि आइंस्टाइन ने बताई थी। और उसने कहा था m = m0 / 1 - v² / c² का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर देखें, मटेरियल पार्टिकल का मतलब है कि ऐसा पार्टिकल जिसका कोई मास होगा। अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना चाहता है, इसका मतलब है v की जगह c होना चाहिए। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर, यानी c² / c² हो जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा? 1 1 - 1 0। तो जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो हमारे पास ये जो m है ये क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर एक इन्फिनिट मास को हम चाहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, वी नीड एन इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज इम्पॉसिबल। तो ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीटा पार्टिकल एंड एन इलेक्ट्रॉन? सो पहला डिफरेंस क्या है कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो इमिट होते हैं न्यूक्लियस से जब एक रेडियो एक्टिव डीके होता है, तो ये इमिशन के जरिए प्रोड्यूस होते हैं।
और इलेक्ट्रॉन के वो तो वैसे एग्जिस्ट करते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, एक एटम के अंदर आउटसाइड द न्यूक्लियस ये हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 2, प्रोड्यूस्ड व्हेन अ न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। अब ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तब जो है बीटा पार्टिकल्स इमिट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो एक एटम होता है उसमें हमेशा से प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि बीटा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब होती है। वाइल इलेक्ट्रॉन्स जो है इनकी बहुत थोड़ी एनर्जी होती है कंपेयर टू बीटा पार्टिकल्स, लिहाजा ये थोड़ी स्पीड के साथ मूव करते हैं। तो ये डिफरेंसेस हो गया दोनों के दरमियान। ये हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का, Why neutrino must be released in the positron emission? तो न्यूट्रिनो कौन सा पार्टिकल होता है? ये जो है VE, इसको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो कहते हैं। ये P क्या है? P प्रोटॉन है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? बीटा प्लस डिके के अंदर ये न्यूट्रॉन में हो रहा है और ये पॉजिट्रॉन है E प्लस और ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो अगर रिलीज नहीं होगा तो उससे क्या मसला होगा? हमारे पास डिफरेंट जो कंजर्वेशन के लॉज हैं वो फुलफिल नहीं होंगे। सो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को फॉलो करने के लिए, एंगुलर मोमेंटम को भी और लेप्टॉन नंबर को भी, विदाउट न्यूट्रिनो यानी VE के बगैर दीज फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉज वुड बी वायलेटेड। इस वजह से ये जो पॉजिट्रॉन एमिशन हो रही है, पॉजिट्रॉन का मतलब है कि E प्लस जो इमिट हो रहा है उसके साथ हमारा न्यूट्रिनो भी लाजमी रिलीज होगा। जी अब हम करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट 2 विच आर लॉन्ग क्वेश्चंस। तो कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने आउट ऑफ 8 और पहला जो पार्ट होगा लॉन्ग क्वेश्चन का वो डिस्क्रिप्टिव होगा और जो दूसरा पार्ट होगा वो न्यूमेरिकल होगा। इसके बजाय कि मैं पूरा लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करूं, आप बुक से देख सकते हो, मोटी मोटी चीजें बता दूंगा कि करना क्या क्या आपने। फॉर एग्जांपल इसमें गिव डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी है ना, तो आपने ये शो करना होगा कि वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो LT-1 होती है। बताने का मतलब ये है कि पहले वेलोसिटी लिखेंगे कि वो होती है जी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन होती हैं वो L होती हैं, टाइम की T होती हैं, ठीक है, और फिर आप इसको ऊपर ले जाए तो LT-1 हो जाएगा। ये तो पहला पार्ट हो गया। एक्सप्लेन इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन एंड डिराइव इट्स फाइनल वेलोसिटीज। अब लॉन्ग क्वेश्चन का ये पार्ट करने के लिए मैं आपको बुक पर ले जाता हूं। अब ये हमारे पास बुक है और ये चैप्टर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आया है, इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। तो अपने वर्ड्स में आपने इसको एक्सप्लेन करना है। पहले बता दें इलास्टिक कुलियन होती क्या है, फिर आप ये सिनेरियो जो है इसको एक्सप्लेन करें कि हमारे पास 2 बॉल्स हैं, एक का मास M1 है, एक का मास M2 है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। जो पहली बॉल है उसकी वेलोसिटी V1 है, दूसरे की वेलोसिटी V2 है, और उसके बाद जो है मोमेंटम बिफोर कुलियन लिखें, फिर मोमेंटम आफ्टर कुलियन लिखें, ठीक है, और फिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको अप्लाई करें और मोमेंटम को अप्लाई करें और ये रिजल्ट्स वगैरह बनाएं। और एक चीज जो शो करनी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये वाला जो रिजल्ट लिखा हुआ है, ये वाला रिजल्ट, ये आपने शो करना है इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लाजमी। और रट्टा ना मारे, अपने वर्ड्स में लिखें। ये डेरिवेशन के स्टेप्स आपको सही से आने चाहिए और उसके बाद अल्टीमेट गोल ये होगा कि जो वेलोसिटीज आफ्टर कुलियन है ना, ये रिजल्ट्स आपने डिराइव करने हैं कि V1 डैश का जो रिजल्ट है वो ये आता है और V2 डैश जो कि बॉल 2 की वेलोसिटी थी आफ्टर कुलियन, उसका रिजल्ट ये आता है। ये फाइनल आपके रिजल्ट्स होंगे लॉन्ग क्वेश्चन के। उसके अलावा जो ये केसेस लिखे हुए हैं, इन केसेस को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन में आप ये वाली चीजें मेंशन करेंगे। और इस लॉन्ग क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है 3.2 है। A car is moving the speed of 108 km per hour. If its wheel has a diameter of 60 centimeter, find its angular speed in radian per second and revolution per second. टेक्स्ट काफी खराब है बुक का वैसे, ठीक है, अच्छी क्वालिटी में बुक नहीं है। तो अब हम ये प्रॉब्लम करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सारे आपको सॉल्व कराऊंगा, पांचों के पांचों लॉन्ग क्वेश्चंस के। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल कंटेंट है, इसमें बस बता दिया करूंगा कि लिखना क्या क्या आपने, बाकी आप खुद मेमोराइज कर लें या देख लें, ठीक है। सो अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सो बी पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो गिवन डाटा है हम वो लिख देंगे कि हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं ना। सो वो हमारे पास है, स्पीड हमें गिवन है। ये कौन सी स्पीड है? ये लीनियर स्पीड है। सो v इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। और इफ इट्स व्हील हैज डायामीटर, और डायामीटर गिवन है व्हील का, तो इसको d से डिनोट कर लेते हैं, या डायामीटर पूरा लिख ले, ठीक है। डायामीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 0.60 मीटर आ जाएगा। और हमने फाइंड क्या करना है?
एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड और रेवोल्यूशन पर सेकेंड। टू फाइंड, यहां पर हम लिखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगुलर स्पीड, और इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं इन रेडियन पर सेकेंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है जी, ये हमने फाइंड करना है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए सॉल्यूशन में कि भाई एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड, क्योंकि गिवन क्या है, लीनियर स्पीड गिवन है और साथ डायमीटर गिवन है, तो रिलेशनशिप कौन सा है? एज वी नो दैट, हमें पता है कि लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहां से हम ओमेगा कंप्यूट इजिली कर सकते हैं। सो ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा? v ओवर आर। इस रिजल्ट को हम करेंगे यूज, और v किस में है? मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, लेकिन यहां पर हमारे पास v किस में है? वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। और हमें डायमीटर गिवन है, रेडियस निकालना है, तो ये भी हम चेंज कर लेते हैं। तो पहले v को कन्वर्ट करते हैं। v हमारे पास है 108 किलोमीटर पर आवर, तो इसको करेंगे 108 किलोमीटर में कितने होता है? 1000 मीटर, ये 10 की पावर 3 मीटर्स आ जाएंगे। और एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? एक आवर में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा 60 into 60 सेकंड्स विच आर 3600 सेकंड्स। ठीक है जी, तो इसको कैलकुलेटर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास स्पीड आ जाएगी इन मीटर पर सेकंड्स। सो ये हमारे पास आंसर आ गया 30। ठीक है जी, तो स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई? 30 मीटर पर सेकंड। ये हमने जी निकाली स्पीड इन मीटर पर सेकंड। सिमिलरली हमें रेडियस चाहिए, डायामीटर गिवन है, बिकॉज डायामीटर 2 टाइम्स रेडियस होता है। सो आर की वैल्यू आ जाएगी d/2.60 मीटर बाय 2। सो ये हमारे पास रेडियस यहां से आ गया जी 0.30 मीटर। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे? रेडियस की वैल्यू को और इस स्पीड की वैल्यू को पुट कर देंगे कहां पर? इस इक्वेशन 1 में। ठीक है, सो पुट आर एंड v इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बिकम्स ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v बाय आर। v की कितनी वैल्यू है? 30 मीटर पर सेकंड, और r की वैल्यू क्या है? 0.30 मीटर। तो ये यूनिट्स हमें क्या देगा? ये देगा रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं ओमेगा के, ठीक है, एंगुलर स्पीड के। सो ये जी हमारे पास ओमेगा का आंसर आ गया 100 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि देखें पर सेकंड है ना, और ओमेगा क्या होता है? एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ना, कि कितना एंगल कवर करते हैं इन टाइम। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 100 रेडियंस पर सेकंड। ये हमने पार्ट 1 कर लिया अपने प्रॉब्लम का। अब हमने कन्वर्ट करना है इस आंसर को रेवोल्यूशन पर सेकंड में। हम लिखेंगे एंगुलर स्पीड इन रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो इसके लिए बेसिक जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है कि 1 रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं? 2 पाई रेडियंस होते हैं, ये हमें पता है। एक सर्कल में जब हम एक चक्कर काटते हैं वो 1 रेवोल्यूशन होता है, तो हम रेडियंस में कितना कवर करते हैं? 2 पाई रेडियंस, और डिग्रीज में 360 डिग्रीज। हमें यहाँ पर रेडियन की वैल्यू बस पुट कर देनी है। तो यहां से देखें 1 रेडियन किसके बराबर आ जाएगा? 2 पाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो हमारे पास 1/2 पाई रेवोल्यूशंस, यानी 1 रेडियन जो है वो एक रेवोल्यूशन का 1/2 पाई टाइम्स वैल्यू है। ठीक है, इतना पार्ट है 1 रेडियन रेवोल्यूशन का। तो कहने का मतलब है कि ये जो 100 रेडियंस है, इसको जब रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे डिवाइड कर देंगे? 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास ओमेगा क्या आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 2 पाई, क्योंकि 1 रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से डिवाइड किया, 100 है तो 100 को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो रेवोल्यूशन आ जाएंगे, और पर सेकंड हमारे पास पहले से ही मौजूद है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी? आंसर। तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 2, और पाई कैसे लिखते हैं? शिफ्ट प्रेस करके ये वाला बटन प्रेस कर देंगे, इक्वल प्रेस करें 15.91। तो अगर हम राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 16 रेवोल्यूशंस पर सेकंड ओमेगा आ जाता है। सो ओमेगा इज इक्वल टू 16 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। और रेडियन पर सेकंड में क्या आया? आंसर 100 आया, और बाकी हमने ये सारे स्टेप्स कर लिए। तो कोई चीज समझ नहीं आई मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ये पार्ट ए, इसका जो फर्स्ट पोर्शन है ये चैप्टर 1 से लिया गया है, ये चैप्टर 1 से है, और ये सेकंड सेंटेंस है ए पार्ट का, ये चैप्टर 2 से लिया गया है, चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। और ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था ये चैप्टर नंबर
3 से लिया गया है। तो तीनों चैप्टर्स इन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन में कवर कर लिए, पहले 2 चैप्टर्स पहले पार्ट में और चैप्टर 3 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इसका पहला पार्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम, हाउ इज द मैकेनिकल वर्क एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस, डिराइव द इक्वेशन। अब देखिए ये 5 मार्क्स का है, लेकिन ये जो पहला पार्ट आया ना जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम को स्टेट और एक्सप्लेन करना है, ये चैप्टर 4 में से है। और इस लॉन्ग क्वेश्चन ये जो नेक्स्ट पार्ट है कि मैकेनिकल वर्क को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ये चैप्टर 6 में से आया है। यानी 2 चैप्टर्स को मिलाकर उसने ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाया है। और ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया ये चैप्टर 5 में से आया। तो तीनों चैप्टर्स उसने कवर कर लिए। तो पहले मैं बताता हूँ कि पहला जो क्वेश्चन है ये कहां पर है चैप्टर 4 में। तो ये देखें चैप्टर 4 में से 4.7 जो टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो ये हमारे पास है, ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और यहाँ पर बेसिकली इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि आप ये लिख सकते हो, ठीक है। और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसकी है। और इसी फर्स्ट पार्ट की जो सेकंड स्टेटमेंट है वो चैप्टर 6 में से आई है। तो ये टॉपिक है 6.3 हीट एंड वर्क। तो इसमें उसने बताया हुआ कि किस तरह हम हीट जो है उसको एज अ वर्क मेंशन करते हैं और वो कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो यहां पर देखें W इज इक्वल टू P डेल्टा V उसने यहां पर डिराइव किया हुआ है। तो ये सिनेरियो है और यही डेरिवेशन आपको बेसिकली करनी है। तो इस तरह उसने दोनों चैप्टर्स को एक ही पार्ट में कवर कर लिया। और ये आप खुद कर लीजिएगा यहां से और अपने अल्फाज में लिखना है। 5 नंबर में आपने वो भी कवर करना है, ये भी कवर करना है। तो मेन गोल क्या है कि आप बता दें कि है क्या, कन्वर्जन कैसे होती है, और ये जो रिजल्ट है ये बेसिकली आप बता दीजिएगा, ये डायग्राम साथ बना दें। तो अपने वर्ड्स में ही लिखना होता है, रट्टा मार के ना जाए। मैं तो आपको ये रिकमेंड करता हूं। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ये देखें जी, ये चैप्टर 5 का जो 5.2 न्यूमेरिकल है ये आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी और 3 मार्क्स का है। तो पार्ट बी को करने के लिए सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन डाटा में हमारे पास क्या क्या गिवन है। स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है जिसको हम के से डिनोट करते हैं, विच इज 200 न्यूटन पर मीटर। और साथ कितना स्ट्रेच हुआ है वो हमें एक्सटेंशन गिवन है, इसको हम एक्स कहते हैं, एक्सटेंशन। आप लिख भी सकते हो साथ, स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्सटेंशन, दैट इज 0.5 मीटर, ये गिवन है। एंड वी हैव टू कंप्यूट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, तो उसको हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमने कंप्यूट करना है टू फाइंड, हम यहां पर ही लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि जो एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर होती है उसका फार्मूला क्या है, U इज इक्वल टू हाफ K इंटू एक्स का स्क्वायर, ये फार्मूला है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। तो बस वैल्यू प्लग इन कर दें, हाफ है, K की वैल्यू पता है 200 न्यूटन पर मीटर है, यूनिट्स लाजमी मेंशन करें, एक्स आपके पास है 0.5 मीटर और इसका स्क्वायर। तो यहां से हम कैलकुलेटर को यूज करके U इजिली निकाल सकते हैं। तो ये जी वैल्यू मैंने प्लग इन कर दी कैलकुलेटर में, हाफ इंटू 200 इंटू 0.5 का स्क्वायर, एंड द आंसर इज 25 जूल्स। और आपके 3 नंबर पक्के। लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से बड़े डरते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको फार्मूला आता है, रिलेटेड फार्मूला, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बस देखना ये है कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर ग्रेविटेशनल वेव्स, हाउ दे कैन बी प्रेडिक्टेड एंड डिटेक्टेड, आल्सो गिव देयर 4 बेसिक टाइप्स। तो ये देखें ये चैप्टर 8.6, तो ये देखें ये 8.6 टॉपिक है ग्रेविटेशनल वेव्स। सो इनकी डेफिनेशन यहां से देख लें क्या होती है और इनकी प्रिडिक्शन और डिटेक्शन के मैकेनिज्म लिखे हुए हैं। और उनके अलावा इनकी 4 टाइप्स हैं, ये 4 टाइप्स आपके पास लिखी हुई है, ये आपने ब्रीफली मेंशन करनी है। 5 मार्क्स का है तो सारा रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है, यानी जो फर्स्ट पार्ट है ये 8.6 टॉपिक है और ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये चैप्टर 7 की एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल 7.10, ठीक है। इस एग्जाम्पल को अभी हम करते हैं। सो ये जी एग्जाम्पल 7.10 है, 2 ट्रक्स P एंड Q ट्रेवलिंग अलोंग अ मोटरवे इन द सेम डायरेक्शन। देखिए ये ट्रक P है, ये ट्रक Q है। द लीडिंग ट्रक P ट्रेवल्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, यानी ट्रक P आगे जा रहा है, ट्रक Q उसके पीछे जा रहा है। इसकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड और ट्रक Q की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। द अदर ट्रक Q ट्रेवलिंग एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी जो ट्रक Q है वो उसके पीछे आ रहा है और उसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। साउंड इट्स हॉर्न टू इमिट अ स्टेडी नोट विच P's ड्राइवर एस्टिमेट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 830 हर्ट्ज, यानी ये वाला जो ट्रक Q है ना ये हॉर्न बजाता है और एक साउंड प्रोड्यूस करता है
और जो ड्राइवर है ट्रक पी का वो उसकी एस्टिमेट फ्रीक्वेंसी लगाता है 830 हर्ट्ज। यानी ये जो ट्रक क्यू है ये हमारे पास सोर्स ऑफ साउंड है, यानी ये सोर्स है, और ये जो ट्रक पी है ये ऑब्जर्वर है। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। एंड सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, इसमें जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, व्हेन सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। सो हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट फ्रीक्वेंसी डज क्यूज ऑन ड्राइवर हियर। जब इसने हॉर्न बजाया था तो ये उस हॉर्न की फ्रीक्वेंसी क्या सुनेगा ये हमने कंप्यूट करना है, यानी हमने एफ क्यू बेसिकली कंप्यूट करनी है। जो स्पीड है पी ट्रक की ये यू पी है, बेसिकली बुक में बहुत गलत जो है ना प्रिंटिंग की हुई है, 12 मीटर पर सेकेंड है। और जो यू क्यू है यानी ये जो सोर्स हमारा है उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, और स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। और जो फ्रीक्वेंसी सुनी पी ड्राइवर ने, पी ट्रक के ड्राइवर ने, वो 830 हर्ट्ज है, और हमने एफ क्यू निकालनी है जी, ठीक है, एफ क्यू ये हमने कंप्यूट करनी है। बिकॉज सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर तो हम इसकी रिलेटिव स्पीड देखेंगे। अब देखिए क्यू इज मूविंग एट अ लार्जर स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड कितनी है, ये 12 मीटर पर सेकेंड। एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, वो सोर्स से दूर जा रहा है। सो हम रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, क्यू की विद रिस्पेक्ट टू पी 20 माइनस 12, बिकॉज पी इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। सो हमारे पास रिलेटिव स्पीड क्यू की आ जाएगी, इसको हम यू एस से डिनोट करते हैं, यू क्यू माइनस यू पी 20 माइनस 12 विच इज 8 मीटर पर सेकेंड। और फार्मूला देखें कौन सा यूज किया, व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो हमारे पास ये फार्मूला हमने यूज कर लिया, F इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय V माइनस ये US है जो कि रिलेटिव स्पीड है सोर्स की, ठीक है, सोर्स की रिलेटिव स्पीड। यहां पर सोर्स क्या है, सोर्स हमारे पास Q सोर्स है, और जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर वो क्या है, वो P है। तो यहां पर हमारे पास F की जगह FP आ जाएगा जो कि ऑब्जर्वर है, और F डैश की जगह FQ आ जाएगा जो कि सोर्स है, और ये US हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब हम वैल्यूज प्लग इन कर देंगे। यहां पर हमें देखें FP का पता है 830 हर्ट्ज, और हमें V का पता है 340 मीटर पर सेकेंड है, और डिवाइडेड बाय 340 माइनस जो कि रिलेटिव स्पीड थी सोर्स की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो 8 थी, ठीक है जी, इनटू FQ जो कि हमारे पास उसकी सोर्स की अपनी फ्रीक्वेंसी थी, ये हमने कंप्यूट करनी है। सो इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे, 340 में से 8 निकाले 332 आ गया, FQ निकालना है तो ये 332 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 340 जाके डिवाइड हो जाएगा। सिंपलीफाई करेंगे तो जो सोर्स की अपनी फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देगी, दैट इज 810.47 हर्ट्ज। अब देखिए जो P ने उसकी सुनी थी वो कितनी थी, वो 830 थी, तो अपनी फ्रीक्वेंसी उसको कम सुनाई दे रही है। इसकी वजह क्या है, सो इसकी रीजन ये है बिकॉज सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये रीजन है कि हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगी, जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड होगी यानी P की फ्रीक्वेंसी होगी, दैट वुड बी ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, यानी Q की फ्रीक्वेंसी से P की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, बिकॉज सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर एट अ ग्रेटर स्पीड, ठीक है ना, ये वजह है। अगर ये अपोजिट होता कि सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो तब हमारे पास FQ की वैल्यू ज्यादा आनी थी, FP की वैल्यू कम आनी थी। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने होते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है ना, व्हाट आर फेरोफ्लुइड्स, गिव देयर वर्किंग, यूजेस एंड एप्लीकेशंस इन डिटेल, ये चैप्टर 10 में से है, और ये टॉपिक है 10.9, ठीक है। एक्चुअली स्पेशल किस्म के फ्लूइड्स होते हैं जो कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है, और इनकी वर्किंग बुक में लिखी हुई है। यूजेस एंड एप्लीकेशंस एक ही चीज है, ठीक है ना, ये नहीं है कि यूजेस आप अलग लिखोगे और एप्लीकेशंस आप अलग लिखोगे। इसकी कॉमन एग्जांपल लाउड स्पीकर हमारे पास है, उसमें ये यूज होता है। इसके अलावा मेडिकल यूज है, मैं आपको बुक में दिखाता हूँ कि टॉपिक कहाँ पर। तो ये जी 10.9 टॉपिक है फेरोफ्लुइड्स, इसमें काफी कुछ डिटेल के साथ लिखा हुआ है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी लिखा हुआ है, वो आपने मुख से लिखना है, ठीक है। आपने वर्किंग प्रिंसिपल टू द पॉइंट लिखना है, ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पूरा पेज आपने याद नहीं करना है, ना ही उधर लिखना है, ठीक है। और ये उसकी एप्लीकेशंस है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज है, मेडिसिन में है, इंजीनियरिंग में है, काफी ज्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो आप यहाँ से लिख लेंगे। और इसके अलावा ये जो पार्ट बी है ये चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना ये चैप्टर 9 और 10 से मिलाकर बनना था। सो ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये न्यूमेरिकल नंबर है 9.2 ऑफ चैप्टर 9, ठीक है, इसको भी हम करते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस 20 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट एंड हैविंग अ potential difference of 0.5 kilovolt between them. Calculate the electric field between the plates and the electric force exerted on the charge particle. So ये न्यूमेरिकल लिया गया जी चैप्टर 9 से। अभी हम इसको करते हैं। सो न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है। ठीक है जी, तो हमें क्या गिवन है, चार्ज गिवन है, क्यू की वैल्यू गिवन है हमें 20 माइक्रोकूलम, और माइक्रो पता है हमें 10 की पावर कितना होता है, -6 होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमें क्या गिवन है कि बिटवीन पैरेलल प्लेट्स कितना डिस्टेंस है। सो डी हमें गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स दैट इज 10 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। एंड हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.5 किलो वोल्ट, यानी डेल्टा वी हमें गिवन है। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है डेल्टा वी दैट इज 0.5 किलो वोल्ट्स, और किलो कितना होता है जी, 10 की पावर 3 होता है। तो कहने का मतलब है 0.5 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट्स। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो टू फाइंड हमने क्या निकालना है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, नंबर 2, और इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है एक्सर्टेड ऑन द चार्ज पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है, उसकी मैग्नीट्यूड बेसिकली निकालेंगे। ठीक है जी, ये दो चीजें अननोन है जो हमने कंप्यूट करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स गिवन है, और चार्ज गिवन है। तो अगर फार्मूला आपको आता है तो फिर आपकी चांदी हो जाएगी। सो हमें फार्मूला कौन सा यूज करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर डिस्टेंस पर लेंथ। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि हमें पता है V इज इक्वल टू ED होता है, ये फार्मूला आपको पता होगा। तो E निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस और सेपरेशन की वैल्यू है ये यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इज इक्वल टू, यहाँ पर डेल्टा V की वैल्यू है 0.5 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय D कितना है जी, 0.1 मीटर। तो ये वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट। सो E का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये देखें जी, हमारे पास आंसर आ गया 5000 वोल्ट पर मीटर, या इसको न्यूटन पर कूलम भी कह सकते हैं, 5000 वोल्ट पर मीटर, और न्यूटन पर कूलम भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इधर लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम, और इसको हम किलो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह शुरू में हमें गिवन था कि हमारे पास जो डेल्टा वी था वो किलो वोल्ट्स में था, तो इस वजह से इस आंसर को भी हम किलो वोल्ट पर मीटर में लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 5 किलो वोल्ट पर मीटर और 5 किलो न्यूटन पर कूलम, ये दोनों यूनिट्स यूज होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो नेक्स्ट इसका पोर्शन है उसमें हमने क्या फाइंड करना है जी, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज पार्टिकल, यानी 20 माइक्रोकूलम पर कितनी फोर्स लगेगी वो निकालनी है। सो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू QE। अब हमने E निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसकी वैल्यू यहां पर डालनी है। सो वैल्यू पुट कर दें, चार्ज कितना है जी, 20 माइक्रोकूलम, 20 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, मल्टीप्लाई बाय E की वैल्यू कितनी है, 5000 न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी, तो कूलम कूलम से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास F की वैल्यू क्या आ जाएगी। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई फोर्स की 0.1 न्यूटन, और इसको हम मिली में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिली न्यूटन के अंदर। सो 0.1 न्यूटन, या इसको मिली में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 10 की पावर -3 के साथ, और साथ 10 की पावर +3 के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो मिली बन जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1000 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। सो F इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 100 मिली न्यूटन। सो ये जी हमारा ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया और लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सो जी ये हमारे पास लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। A part है, what is meant by radioactivity? Compare the properties and behavior of 3 types of radiations. So radioactivity क्या होती है, और साथ कंपेयर करना है 3 रेडिएशंस को, कौन कौन सी, अल्फा, बीटा एंड गैमा। ये कहां से टॉपिक आया, चैप्टर नंबर 12 से आया है, 12.4 टॉपिक है जी, ये मैं आपको बताता हूँ बुक में से। और ये जो न्यूमेरिकल आया है ये चैप्टर नंबर 11 से है, और ये 11.2 एग्जाम्पल है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिलेटेड। सो ये जी हमारे पास टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी का, और ये होता क्या है, ये एक स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है जिसमें एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस जो है, जिसको न्यूक्लियाइड भी कहते हैं, वो क्या करता है,
वो एक मोर स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है बाय इमिशन ऑफ रेडिएशंस। अब वो रेडिएशन कौन सी होती हैं? वो अल्फा बीटा गैमा होती हैं, और ये इनकी प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई हैं और इनका बिहेवियर भी बताया हुआ है। इसमें आपने क्या क्या बताना है? जब आपने कंपैरिजन करना है तो आप कंपैरिजन करेंगे कि इन तीनों पार्टिकल्स की नेचर क्या है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, आपको पता है, ठीक है। और ये बीटा क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या पॉजिट्रॉन होते हैं, और इन पर कोई चार्ज नहीं होता। आप इनका चार्ज बता सकते हो कंपैरिजन में कि इलेक्ट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, बीटा का क्या होता है, गामा का क्या होता है। आप इनके मैस को कंपेयर कर सकते हो कि इनके मैसेज में क्या फर्क है। इनके अलावा इनकी स्पीड बता सकते हो डिफरेंट मीडियम के हिसाब से। इनकी पेनिट्रेशन पावर की बात कर सकते हो। इसी तरह जो आयोनाइजिंग पावर होती है इनकी, उसके बारे में बता सकते हैं। और लास्ट में इनकी डिफ्लेक्शन कैसे होती है बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर आप बात कर सकते हैं। और ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये बेसिकली इस लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होना चाहिए। ठीक है जी। तो ब्रीफली जो कुछ आपको पता है बस आप लिख दीजिएगा। फाइनल एग्जाम में जब भी लॉन्ग क्वेश्चन करना हो तो रट्टा अन्यवा मार के ना जाए। कुछ बेसिक चीजें आप जो है वो देख के जाएं, जो कि आपने खुद अपने वर्ड्स में लिखनी होती हैं। हाँ, जो फार्मूले वगैरह डिराइव करने हैं उनके तो स्टेप्स आपको मेमोराइज करने चाहिए। बाकी जो थ्योरेटिकल है वो कोशिश किया करें खुद से लिखने की कोशिश करें। अब हम करते हैं इसका न्यूमेरिकल। सो ये जी पार्ट बी है हमारे पास। एग्जाम्पल 11.2, a bar 1.0 meter in length and located along x-axis moves with a speed of 0.75 c। इन स्पीड ऑफ लाइट का इतना पार्ट से मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो ये जो लेंथ गिवन है ना, ये ओरिजिनल लेंथ है, यानी ये प्रॉपर लेंथ है जिसको हम L नॉट कहते हैं। ठीक है जी, ये L नॉट है, प्रॉपर लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बार एज मेजर्ड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर? क्योंकि अब ये जो बार है ये मूव कर रही है 0.75 c स्पीड से, तो इसकी लेंथ क्या होगी अगर ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर इसको मेजर करेगा? क्योंकि हमें पता है जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसकी लेंथ जब मेजर की जाती है स्टेशनरी ऑब्जर्वर से, तो वो कंट्रैक्शन होती है लेंथ के अंदर, तो लेंथ उसकी कम हो जाती है, लेंथ कंट्रैक्शन होती है। सो इसमें हमने ये फार्मूला यूज करना है, L इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और हमें L नॉट की वैल्यू गिवन है और हमें V की वैल्यू भी गिवन है, हमें लेंथ कंप्यूट करनी है। सो L इज इक्वल टू ये फार्मूला यूज कर लिया हमने, और यहाँ पर इक्वल का साइन है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग काफी ज्यादा है, यहाँ पर हमारे पास L है इज इक्वल टू L नॉट की वैल्यू डाल दी इंटू 1 माइनस V की क्या वैल्यू है 0.75 c, वो डाल दी, और यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन किया, सी स्क्वायर से कैंसल। सो 1 माइनस 0.75 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, तो ये देख लें जी 1 माइनस 0.75 का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई किससे 1 मीटर से, वो फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर देखें कितना आ गया 0.66 मीटर। ठीक है, तो एक चीज नोट हमने की कि यहां पर जो लेंथ ओरिजिनल थी हमारे पास वो 1 मीटर थी, जो कि प्रॉपर लेंथ थी जब वो रेस्ट में था, और जब वो मूव कर रहा था 0.75 c स्पीड के साथ, तो हमने देखा जो लेंथ आई वो कम हो गई, यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गई हमारे। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा पेपर हो गया। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, ज़ाहिर है कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, कि मैक्सिमम आपको समझाने की कोशिश की जाए, स्पेशली न्यूमेरिकल्स और ये जो शॉर्ट और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ये वाले, और मैंने एमसीक्यूज भी आपको डिटेल के साथ समझाए, और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करें और रट्टा मार के ना आए। जो डेरिवेशंस के स्टेप्स होते हैं, जो फार्मूले हैं, वो याद कर ले, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज, बाकी अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करें, इसके लिए एफर्ट पुट करें। फिर भी आप समझते हैं कि कोई मिसिंग कोई चीज़ थी, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी कर दें। दुआओं की दरख्वास्त है ढेर सारी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।